अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्ट के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन, आज का जो बजट है वो हमारा टॉपिक है वफाकी बजट 2022 और 23। क्या खोया, क्या पाया और आइंदा अवाम के साथ क्या होगा, हुकूमत अपने टारगेट अचीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, टैक्स निज़ाम में कहाँ तक बेहतरी आएगी, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आबद हफीज़। आबद साहब, आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार के गुजरांवाला से और साबिक सदर हैं गुजरांवाला टैक्स बार। उनके साथ मौजूद हैं अनवर अब्बास। अनवर साहब, आप सदर हैं गुजरांवाला टैक्स बार के। उनके साथ मौजूद हैं आसम, आप सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। और लाइन नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आसम जुल्फ़कार साहब, आप पार्टनर हैं फर्गूसन के। और उनके साथ मौजूद हैं ज़ियाद रिजवी साहब, आप साबिक निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं। लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन फ़िज़िकल लॉ कमेटी ICAP अली लतीफ़ साहब। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आबद हफीज़ आबद साहब से करना चाहता हूँ। आबद साहब, आप इस टैक्स सिस्टम से काफ़ी अरसे से मुंसलिक हैं, 15-20 साल आपको हो गए। ये इत्तेहादी हुकूमत थी, इसका ये पहला बजट है जिसको कहा जाता है तजर्बाकार हुकूमत थी। तो इस तजर्बाकार हुकूमत का जो बजट है, आप समझते हैं वाकई वो इस मौजूदा हालात में सर्वाइवल है? देखिए, बात यह है कि ये इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन 2.5 माह हुए हैं और इस हालात में मैं नहीं समझता कोई बजट हुकूमत कोई इस तरह तैयार कर सके कोई जो बड़ा आइडियल किस्म का हो। तो इसलिए ये बजट भी कोई बहुत आइडियल बजट नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें ठीक हैं, पॉजिटिवली रखी गई हैं, और कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो कि समझा जा रहा है कि वो मईशत को पहले से ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगी। तो मईशत जो है वो पहले ही इस हालत में पहुंच गई है। सवाल ये भी है कि जिन लोगों ने 3 साल में, 4 साल में या पिछले कुछ सालों में मईशत को इस हाल तक पहुंचाया, अब हमारे कर्जा जात को इस हद तक पहुंचाया कि हम कहते थे कि हमने 76% जो कर्जा है पूरे पाकिस्तान का, जब से 3.5 साल में लिया, वो 3.5 साल में लिया। तो वो क्वेश्चन, वो सारे चीज़ें जहन में मद्देनज़र रख के तो फिर हमें आगे जो है वो चलना चाहिए। ज़ाहिर हालात इस तरह के हैं कि अब कर्ज़ों की अदायगी पे जो अमाउंट रखी गई है वो तकरीबन 3950 जो बिलियन है वो तकरीबन कर्ज़ों की अदायगी के लिए है, 3900 अरब रुपये। हाँ जी। अब आप देखें कि जिस मुल्क में बजट को अचीव करने के लिए 6000 अरब समथिंग का जो इस दफ़ा का टारगेट है, आवाम की चीखें निकल जाएँ, इंडस्ट्री की चीखें निकल जाएँ, और जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी हार्डशिप और टैक्स डिपार्टमेंट की हार्डशिप जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ रही हो, और उसके बावजूद अब 6000 अरब को बहुत मुश्किल से टच कर रहे हों या करीब करीब हों, तो मेरा ख्याल है 7000 अरब रख के अब हम आवाम से और क्या निकलवाएंगे। तो ये 7000 अरब का ये जो टारगेट है और इसके साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो हमने प्लान किया हुआ है 2000 अरब, ये शायद पता नहीं, वो इसका वज़ीर ख़जाना साहब से भी सवाल किया गया था और वो भी इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। अब 9000 अरब में से सूबों को भी हमने देने हैं 4100 अरब, वो भी हमारा चला जाए, में जी। और बाकी तकरीबन हम 4904 अरब के करीब जो है हमारा रह जाना है। तो उसमें हमने कर्ज़े भी देने हैं, बाकी चीज़ें भी करनी हैं, और फिर तकरीबन हम 5000 अरब के खसारे का बजट में जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी जो तरतीब, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि इस गवर्नमेंट को, चूँकि इनका पुराना माशी तजर्बा ये कि लोग क्लेम करते हैं, तो इनको इसकी तरतीब जो है वो कुछ बेहतर करनी चाहिए थी। मसलन ये जो इन्होंने सब्सिडीज़ की मद में पिछले साल 1515 अरब रखे गए पिछले साल के बजट में, इस साल तकरीबन वो 700 अरब रखे गए। अब देखें, आप जब सब्सिडीज़ ख़त्म करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, मतलब आवाम को आपने कहाँ लेके जाना है? इन्फ्लेशन तो फिर बढ़ेगी। और फिर आप पेट्रोलियम लेवी जो है, पेट्रोल की प्राइसेस इस कदर बढ़ गई हैं कि उससे आपकी मईशत अभी तक तवाज़न में आ ही नहीं है, तवाज़न में ही नहीं आ रही। एक इशू एक जगह पे आप 6 महीने के लिए, ये कम से कम 1 साल के लिए पेट्रोल प्राइस को आप फिक्स कर दें, तो ताकि सारी चीज़ें स्टेबल हों। अब यूपी सब इसमें एक और बड़ा अहम मामला है। एक चीज़ होती है
जो कि ये इकनॉमिक्स के आदादोशुमार हैं, उसके मुताबिक हम बैठ के डिस्कस करते हैं महंगाई। जी ठीक है, एक तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि पेट्रोल बढ़ता है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं। दूसरा जो बैड गवर्नेंस हमें नज़र आती है कि आप पेट्रोल अगर 10 रुपये बढ़ा रहे हैं तो आप देखें कि वहाँ पे हर चीज़ की कीमत 100 200 रुपया, सीमेंट की आप देख लें, आप जिस सेक्टर में भी आप जाएंगे वो वहाँ पे बढ़ जाती है। अब क्या ये किसी गवर्नमेंट का काम नहीं है कि चेक एंड बैलेंस रखे? अगर पेट्रोल की प्राइस ज़्यादा हुई है, डॉलर की प्राइस ज़्यादा हुई है, तो कितने % जो है वो उसको उसके मुताबिक उसकी प्राइस को, जिस तरह आप कह रहे हैं ये जी साहब का हुकूमत ने जो कर्ज सबसे ज़्यादा लिया, जी जी ये सारा नज़ला उसी का है, देखिए महंगाई जो इतनी बड़ी है। देखिए ये साबका हुकूमत की पहली जो गलत पॉलिसी थी, देखें वो जो मुल्क होते हैं, जो मईशत होती है वो कभी भी ज़िद से नहीं चलती कि, और ना ही वो आपकी अना पे डिपेंड करती है। वो मुल्क जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है, वो आपकी अना से, आपके कद से बहुत बड़ा होता है। तो उसमें जो हम अदारों के साथ कन्फ्लिक्ट करते रहे और जो हमारा रहा कि हम IMF के पास बहुत देर से गए, अगर ना जाते तो शायद वक्त पे जो बेहतर फ़ैसले नहीं किए गए, उसके नतायज अब ये कौम भुगत रही है। लेकिन मसला ये है कि ये मैं एक जो आप देखें ना कि उन्होंने कल वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया है कि हमारा जो सुई गैस है, जो हमारी अपनी प्रोडक्शन है 90%, अब हम कुछ जो है वो 10% बाहर से LPG या LNG वो ख़रीदते हैं, उसमें कह रहे हैं 1500 अरब का खसारा है। यानी गर्दिशी कर्जा वो कह रहे हैं कि फिर बढ़ेगा। यानी आप देख लें कि मिस मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट, कि आपके घर से गैस निकल रही है और आपको वो लोगों से आप उसके बिल भी कलेक्ट कर रहे हैं, फिर भी आप उसमें खसारे में जा रहे हैं। तो दोनों चीज़ें देखने की हैं, एक तरफ ये कि हुकूमती पॉलिसी देखने की है, दूसरी तरफ चेक एंड बैलेंस रखना हुकूमत का काम है। इस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि पहली गवर्नमेंट भी फेल थी चेक एंड बैलेंस के हवाले से, और ये गवर्नमेंट भी अभी तक उन्होंने इसका नहीं किया। जो भी माफियाज हैं, पिछली गवर्नमेंट में भी उन्होंने फ़ायदा उठाया और इस गवर्नमेंट में भी वो वैसे ही फ़ायदा उठा रहे हैं महंगाई का। अनवर अब्बास साहब, इत्तेहादी हुकूमत के बजट को आप किस तरह देखें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूबी साहब, सबसे पहले मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। और एक चीज़ जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आपके जो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, मैं उनकी बड़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो काम गवर्नमेंट का है, क्योंकि गवर्नमेंट का जो सबसे पहला काम है वो ये है कि लोगों के अंदर जो है वो टैक्स अवेयरनेस देना। वो टैक्स बारों का काम है, हुकूमत का नहीं है। हुकूमत का काम है, क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट करती हैं। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि लोगों को आप अवेयर करेंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स बार उन्होंने उठाई हुई है। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि टैक्स बार जो है वो अपना काम बड़ी अच्छे तरीके से कर रही हैं, और उनके साथ अब आप भी, मैं समझता हूँ कि टैक्स अवेयरनेस के हवाले से आपके ये जो प्रोग्राम है खुसूसन ये बहुत अहम है। जी जी, अब अगर इस बजट टैक्स पे हैं, हाँ, ये क्योंकि ये प्योरली आपको टैक्स को बेस कर रहे हैं, और इस हवाले से ये जब आवाम देखती है तो उसके अंदर बहुत सारी अवेयरनेस होती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने खुल के आ ही नहीं पा रही पहले, वो अब आ रही हैं। अगर इस बजट के हवाले से मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं, तो जैसा कि आपको पता है कि इस गवर्नमेंट को आए अभी 2 या 2.5 माह हुए हैं मैक्सिमम। 2 माह भी पूरे नहीं हुए। 2 माह भी पूरे नहीं हुए। और इससे पहले जो हमारी मईशत का जो हाल हुआ है वो ऑलरेडी आपको पता है। और ये जो बजट था, इसके पीछे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप देखें कि जैसे कहा जाता है, अब्बास हफीज़ साहब ने भी ये डिस्कस किया है कि पिछले 2-3 सालों में हमने बहुत ज़्यादा कर्ज़े लिए, ठीक है। और क्या कहा जाता है कि ऑलमोस्ट 80% जो हैं वो जो हमने 47 से लेकर अभी तक जो हमने लिए थे उसका इस दौर में लिया गया, और उसका सारा जो नज़ला है वो इस बजट के ऊपर पड़ना था। लिहाजा ये सारे के सारा जो बजट जो है ना, वो मैं यही समझूंगा कि इस नज़र से, इस तनाज़र से बनाया गया है कि उन कर्ज़ों का जो हमने वो सूद देना है वो अदा किया जाए, और आवाम से मैक्सिमम जो है वो किसी तरह से टैक्स लिया जाए। तो वो सारा कुछ हो रहा है। इसमें आप ये जो 1-2 चीज़ें देखें कि 1-2 जगह पर उन्होंने कोशिश की है कि आवाम को कुछ रिलीफ़ दिया जाए। सबसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने सैलरी पर्सन की वो जो इंक्रीज़ कर दी है टैक्स एग्जेम्पशन, एक तो ये अहम है, और दूसरा बिज़नेस की भी उन्होंने कोई थोड़ा सा इसमें किया है। तो इसके साथ साथ लेकिन जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, और हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी हो गई है। और जब ये गैर यकीनी सूरत हाल होती है तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो बिज़नेस को अफेक्ट करती है, क्योंकि बिज़नेस में जितनी भी चीज़ें कंज्यूम होती हैं, जब उनकी प्राइस जो है
उनमें गैर यकीनी सूरत हाल है, तो वो बिज़नेस जो है वो उस तरह से चल नहीं पाता, और फिर इवेंचुअली क्या होता है कि वो प्रोग्रेस नहीं मिलती और उस तरह से वो फिर टैक्स भी नहीं दे पाता। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। आजकल बहुत ज़्यादा अनइवननेस है, खुसूसन ये प्राइसेस में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट इसको भी देखती, इसमें कम अज़ कम अगर उसने जो अपने जो सारा वो फैक्ट्स है, जो उनके अदाद-ओ-शुमार का एक पलंदा उन्होंने दिया है, इसमें कम अज़ कम ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी उसको करनी चाहिए थी कि इन चीज़ों को यकीनी बनाए, ताकि बिज़नेस के लिए जो माहौल है वो थोड़ा सा जो है ना वो आइडियल हो, और बिज़नेस जब फ्लोरिश होगा तो तभी। अनवर साहब, ये जो बजट पेश किया गया है, चलो उनका नज़ला था, फिर आईएमएफ इनको अब किसने दे देगा, पाकिस्तान को कर्ज मिल जाएगा आईएमएफ से? देखें कोशिश तो देखें बिल्कुल कोशिश तो उनकी पूरी है, ताकि हम अपने टैक्स अहदाफ को जो उन्होंने हमारे ऊपर कंडीशंस लगाई थी, कर्जा दे भी दे, फिर आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, बिजली कम हो जाएंगी, कुछ देखें गवर्नमेंट तो ये क्लेम कर रही है कि जब हमारा ये जो अहदाफ अगर पूरे हो जाते हैं और आईएमएफ सेटिस्फाई हो जाता है, वो मीन्स दे देता है अगली किस्त, तो कुछ जो है वक्ती तौर पर जो है वो स्टेबिलिटी। आसम साहब, क्योंकि पहले भी आपके साथ में एक बहुत अच्छा तज्जिया कर चुका हूँ मुआशत पे। जब हम साबिक़ा हुकूमत और मौजूदा हुकूमत का देखते हैं, दोनों के परफॉर्मेंस देखते हैं, क्या गलतियाँ हुई साबिक़ा हुकूमत पे जो सबसे ज़्यादा आज ये हुकूमत परेशान है, उनका नज़ला हम उठा रहे हैं, उनके किए हुए बुरे कामों का नताइज हम भुगत रहे हैं? कोई ऐसा है क्यों इकनॉमिक्स में, ख़ास तौर पे इकनॉमिक्स की तरफ? साबिक़ा हुकूमत को खाली आप कसूरवार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे कोई आप परफॉर्मेंस एवेल्यूएट नहीं कर सकते आईएमएफ के साथ 3 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे। देखें, वो 2018 में इकनॉमिक पॉलिसीज़ पे हम 156 नंबर पर थे, 2022 में हम उसमें 106 नंबर पर हैं। अचीवमेंट तो थी कुछ, डेफिनेटली अचीवमेंट्स तो हैं, देयर आर सम गुड थिंग्स, देयर आर सम बैड थिंग्स। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं ऊपर गए हैं, बट जहाँ तक बात है फिस्कल पॉलिसीज़ की और बजट की और लॉन्ग की, ये सारी चीज़ें, तो मैं आपके सवाल का जवाब इस तरह से दूंगा कि ये सिर्फ ये नज़ला साबिक़ा हुकूमत का ही नहीं है, ये पिछले 70 सालों का है, क्योंकि चीज़ें ओवरलैप होती आई हैं। आप डिटेल्स में जाए बगैर भी प्राइमा फिशाई में देखें चीज़ों को। साबिक़ा हुकूमत कहती है हमने 52 अरब डॉलर का कर्जा लिया है, 38 अरब डॉलर हमने किस्तें दी हैं, सूद दिया वापस, तो फिर सबसे ज़्यादा शोर तो ये 76% कर्ज लिया गया है। देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब कंट्री के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने वाले एसेट्स ना हो तो फिर कोई चारा रह नहीं जाता। हम लोग पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते आए हैं कि हमारे जो कैश जनरेटिंग एसेट्स हैं वो अब लॉस मेकिंग यूनिट्स बन गए हैं। सो हमारे पास इनकम कोई नहीं है, स्पेशली गवर्नमेंट का कोई एसेट ऐसा नहीं है कि जो रेवेन्यू जनरेट करता है। बड़े बड़े इदारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल PI है, तो आप देख रहे हैं उनके हालात क्या हैं, इसी तरह गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज़ के हालात देख रहे हैं आप क्या हैं। तो हमारे पास उस तरह से रेवेन्यू जनरेटिंग रिजीम्स जो है ना वो है नहीं। ब्रेक का काजा, ब्रेक से पहले आपकी तरफ एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जो ये बजट 2022 और 23 का पेश किया गया है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो अब अरूज पाएंगे और कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिन पर जवाल आने वाला है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी आसम साहब, प्रीवियस गवर्नमेंट स्पेशली उनका फोकस था कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी रियल एस्टेट सेक्टर के, यानी कि जो प्लॉट्स की बाइंग सेलिंग है, जो यूनिट्स की बाइंग सेलिंग है, उसके ऊपर उनका फोकस है। बट उनका फोकस ज़्यादा था कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो हाउसिंग है उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन इसके साथ एक एसोसिएटेड, एक एम्बेडेड प्रॉब्लम भी ये है कि इकॉनमी का सारा पैसा श्रिंक होके एक जगह पे स्क्वीज़ हो जाता है, और ये स्लो डाउन ऑफ द इकोनॉमी को प्रमोट करता है कि एक घर में एक यूनिट बाय करने में एक टैक्स पेयर ने एक पैसा लगाया और वो उसको होल्ड कर रहा है। आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर्स वो पैसा उसके अंदर ही लगा हुआ, वो सर्कुलेशन में नहीं है। इस गवर्नमेंट ने उसको डिस्करेज किया और हाउसिंग के ऊपर और जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसके ऊपर टैक्सेस एक तो बढ़ा दिए होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली। जो पहले साल में ओपन प्लॉट्स के अलग रेट हैं, फ्लैट्स के अलग रेट हैं और हाउसेस के अलग रेट है, 15% तक के रेट है। द थिंग इज़ के डिस्करेज किया गया रियल एस्टेट सेक्टर को और बड़ा ह्यूज डिस्करेज किया गया है। उसकी एक रैशनल भी है वैसे, ताकि जो पैसा स्टकअप हो जाता है फिक्स डिपॉजिट्स में, जैसा कि पिछले में देखते हैं कि गवर्नमेंट जो अवाम जो है पैसा बैंकों में जमा करवा देती थी, वो सर्कुलेशन में नहीं आता, उसके बाद उसकी रिप्लेसमेंट आई कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा पड़ा रहता है। नाउ उसको डिस्करेज किया गया ताकि पैसा सर्कुलेशन में आए। देखें, एक पैसा अगर एक ही जगह पे पड़ा रहेगा तो उसका फ़ायदा कोई नहीं।
पैसा पैसा मज़ीद जनरेट करता है। तो अब ज़ाहिर है अगर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ को अगर आप देखेंगे, लोगों के पास वो नहीं है, क्योंकि अगर एक घर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे 1 साल में, जब आप सेल कर देंगे तो 15% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा बाइंग और सेलिंग के ऊपर टैक्सेस को जो है ना नॉन फाइलर्स के लिए उन्होंने 200% से इंक्रीज़ कर दिया। इफ़ सम नॉन फाइलर विल बाय अ प्रॉपर्टी या उसको सेल करेगा और वो नॉन फाइलर है तो उसका रेट 1% नहीं होगा, उसका रेट 3% हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ी वेल्थ टैक्स किस्म का लगाया गया। ये वेल्थ टैक्स नहीं है, ये ट्रांसफ़र के टैक्सेस हैं। कैपिटल गेन टैक्स अलग लगाया गया 15%, जैसे मैंने आपको बताया। तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो उसका जो बिज़नेस है उसको बड़ी ये अब रुकेगा, ये रुक जाएगा फॉर द टाइमिंग। ये सबसे ज़्यादा जहाँ इकॉनमी को पहिया चलता है जिससे, और डेफिनेटली इसके साथ, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट का ये क्लेम था कि इसके साथ 500 के करीब सनत जो है ना वो लिंक है, और ओबियसली उसका बड़ा बैड इम्पैक्ट आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट है, स्टील है, दूसरा कंस्ट्रक्शन मटेरियल से रिलेटेड सेक्टर है, तो उसको इफेक्ट उसके ऊपर आएगा। फिर रोज कौन सा सेक्टर पकड़ेगा? देखें अभी फोकस करके हुकूमत ने फोकस किया हो इस पर हम लोग ज़्यादा। पहले भी पिछले प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते हैं, वो तमाम सेक्टर्स जो जिनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स फॉरेन करेंसीज में हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं, वो उन गवर्नमेंट का जो पर्पज़ है उन सेक्टर्स को प्रमोट करना है। जैसे सर्विस सेक्टर में प्रीवियसली गवर्नमेंट ने 1% अक्रॉस द बोर्ड रेट रखा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए। अब उसको मज़ीद ड्रिल डाउन किया गया और प्रमोट किया गया आईटी सेक्टर को कि एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर अगर आप करते हैं तो 0.25% रेट है। सिर्फ 0.25% एक इंट्रोडक्टरी रेट है और बहुत ही कम है। IT सेक्टर, दुनिया में तो IT सेक्टर को तमाम एग्जाम्पशन होती हैं, हमने तो उसको टारगेट कर लिया 0.25% उसको IT पे लगा। देखिए नो डाउट एग्जाम्शन होती है, हम उस स्टेज में नहीं है, हमें डेफिनेटली फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत है, बट हम इस सेक्टर को डॉक्यूमेंट भी करके रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक नॉर्मल ट्रेंड है हर चीज़ को मिसयूज़ करने का। सो वी डोंट वांट कि इसको मिसयूज़ किया जाए मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए। सो इसलिए गवर्नमेंट का फोकस इस चीज़ पे कि इसको डॉक्यूमेंट करके रखा जाए, इसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाए। डीम्ड रेंटल जो इनकम पर कॉन्सेप्ट मुतारफ़ करवाया गया है जी, डीम्ड रेंटल इनकम का इस दफ़ा एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसका अगेन ताल्लुक जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर से ही है। वो तमाम लोग जो होल्ड करते हैं प्रॉपर्टी, वेकेंट प्रॉपर्टी, घर जिसके अंदर वो रह नहीं रहे, या कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर वो बिज़नेस कंडक्ट नहीं कर रहे, उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो वेकेंट पड़ी हुई है, रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके ऊपर डीम्ड रेंटल इनकम के ऊपर टैक्स लिया जाएगा, जो कि उस एरिया की फेयर मार्केट वैल्यू। नई इंडस्ट्री को कोई इस दफ़ा को पैकेज दिया गया है, उसके हवाले से कोई इस बजट में कोई नज़र आ रहा है? नई इंडस्ट्री को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर, जो इंडस्ट्रियल रैशनलाइजेशन है, आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में जाएं, IT जोन्स में जाएं, उसके अंदर 10 साल की एग्जेम्पशन है, वो स्टिल है। ठीक है, इंपोर्ट के ऊपर भी है वन टाइम एग्जेम्पशन पर जो आता है उसके ऊपर भी अब 2% लगा दिया जो टैक्स, तो वो फिर वो जो अपनी एडजस्टमेंट भी वो नहीं क्लेम कर सकता। देखिए वो टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगाया पॉवर्टी एलिवेशन का, बट वो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो वाले पर्सनस हैं जिनकी 300 मिलियन से ऊपर की इनकम है। दिस इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 2022। ये बड़ा रेयर होता है लॉ में कोई टैक्स लगे रेट्रोस्पेक्टिवली। ये रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया, यानी कि जो नया लॉ होता है 1 जुलाई से एप्लीकेबल होता है, बट दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 20। अच्छा, नादरा के साथ जो अब नादरा को एफिलिएटेड कर दिया गया है एफबीआर के साथ, इससे कोई टैक्स बेस अब जो हुकूमत ने टारगेट रखा है टैक्स बेस को हम बढ़ा सकते हैं, मुमकिन होगा? देखिए मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, और नादरा के अलावा भी बहुत से इदारे हैं, जैसे मोबलिंग है, यूफोन है, टेलीनॉर है, जैज़ है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं। नादरा शायद उस तरह से उस बंदे को लोकेट ना कर सके कि उसकी टैक्सेबल इनकम क्या है, बट यूजिंग योर मोबाइल डाटा आप उसकी स्क्रूटनी करके बड़ी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि आपको अपनी स्किल्स लगानी है, स्किल्ड स्टाफ हायर करना है और उसका एनालिसिस करना है कि इस बंदे का बिज़नेस क्या है और इस बंदे की डोमेन क्या है, ये किस डोमेन में काम कर रहा है। ठीक है, उससे आप असेस कर सकते हैं कि ठीक है इसकी फर्दर डेफिनेटली। अब इस दफ़ा हुकूमत ने बजट से पहले इम्पोर्ट को बंद किया था, इसी जो बजट में पेश किया उन्होंने वो 4 अरब 6 अरब वो कह रहे हैं हम कम करना चाहते हैं एक्सपोर्ट को, एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, इम्पोर्ट को कम करना चाहते हैं, मुमकिन हो पाएगा? देखें जी, मुमकिन अगेन पाबंदी लगा देना एक चीज़ है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव देना दूसरी चीज़ है। कैपेसिटी बिल्डिंग अगेन वी हैव बीन डिस्कसिंग। जितना यार रुझान है पाकिस्तान में, उससे क्या मुमकिन है? बिल्कुल है जी, मुमकिन, ऐसी बात नहीं है। ज़रूरत ईजाद की माँ है, हमने हमेशा सुना है अगर लोकल इंपोर्टेड मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होंगे, इंपोर्टेड फिनिश गुड्स अवेलेबल नहीं होंगी, अगर आप फाइनेंशियली बैन कर देते हैं, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी आपने लगाई है, उसको अच्छी तरह आप रेगुलेट करें और इम्प्लीमेंट करें, तो क्यों नहीं लोग लोकल
बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। अनवर साहब, इस बजट के बाद इन्फ्लेशन को आप कहाँ देख रहे हैं, और जो गुजरात वाला टैक्स बार की तरफ से बजट प्रपोजल भेजी गई थी, उनमें कोई हुकूमत ने इम्पोज की हैं या नहीं की? देखिए सर, बात ये है कि जैसे ये मेरे भाई बता रहे थे कि इस ये जो बजट है इसके अंदर जो है इन्होंने काफ़ी सारी, एक तो एग्जेम्पशंस ख़त्म की हैं, दूसरा जो है वो टैक्स रेट्स को बढ़ाया है मुख्तलिफ जगह पे। इकॉनमी हमारी ऑलरेडी सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, कर्ज़ों का ऑलरेडी हम पे बर्डन था। इस वजह से मैं समझता हूँ कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इससे आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। क्योंकि मेरा एक अपना ज़हन है कि कभी भी जो टैक्स के अहदाफ है ना, वो टैक्स रेट बढ़ाने से नहीं बढ़ते, बल्कि टैक्स बेस बनाने से बढ़ते हैं। हम लोग टैक्स बेस को इग्नोर कर और देते उसका हैं। तजुर्बा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने किया है। जी बिल्कुल, कोविड उन्होंने किया है। में 25 सर्विसेज पे वो 16% से 5% करके 5% टारगेट अचीव भी जी। किए, और उसे बेस टैक्स बेस को बढ़ाया। जी, टैक्स बेस को। अब हमारा मसला ये है कि हमारे पास हम टैक्स बेस के ऊपर तवज्जो नहीं देते, और जो लोग ऑलरेडी वो टैक्स नेट के अंदर आ चुके हैं, वो जितना भी ये जो अदाद शुमार का है और ये जो टैक्स रेट जो बढ़ा देते हैं, वो उनके ऊपर बर्डन आता है। इससे एक तो मैं समझता हूँ कि बिज़नेस को जो है, ये जो बजट होता है ना, ये इसका हदफ उसी सूरत में पूरा हो सकता है जब ये प्रो बिज़नेस हो। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जब बिज़नेस चलता है ना, जब इकॉनमी का पहिया चलता है, तो उससे जो है वो मईशत भी बेहतर होती है, उससे लोगों के हालात भी बेहतर होते हैं, उससे मैं समझता हूँ रेवेन्यू जनरेट होता है फॉर द पीपल एंड ऑल्सो फॉर द ऐसे गवर्नमेंट। सेटअप रखे हैं, हाँ, स्टेप रखे हैं हुकूमत से बजट में, जो इकॉनमी को पहिया चल सके। जी बिल्कुल, जहाँ हमने से जो बिजनेस एक्टिविटी ज़्यादा हूँ। जी बिल्कुल, हमने जो उनको तजावीज़ CNSE दी की जो थी, शर्त खत्म किया, समझते हो उससे जी ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है, क्योंकि ताजरों का मुतालबा बेहतर, वो ये बहुत कामयाब देर हुए। से ये बहुत देर से ताजरों का मुतालबा था कि ये बहुत मुमकिन नहीं है, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं था कि एक बंदा जाके कोई थोड़ी सी भी कोई चीज़ परचेज़ करता है तो उसके लिए ये मैंडेटरी था कि लेकिन जब हम उसको दस्तावेजी मुआशरत का नारा लगाते हैं POS पे, जिस पे हुकूमत काम कर रही है, FBR कहता है हम 10,000 अरब रुपया POS के ज़रिए इकट्ठा कर सकते हैं, तो ये तजाद नहीं होगा खुला? सर ये तजाद इस तरह नहीं है कि आप अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाएं, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल ओवर द नाइट। ठीक है, एक तरफ आप रेट्स को बढ़ा दें, एक तरफ आप कंडीशंस ऐसी लगा दें कि जिससे वो जो आपकी इकोनॉमी का जो व्हील है वो चल ना पाए। जब ये एक्टिविटी नहीं होगी तो फिर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा, टैक्स नहीं मिलेगा। और इन लोगों को पता नहीं किसने बताया कि आप टैक्स रेट्स को बढ़ा दें, इससे टैक्स ज़्यादा आता है, ऐसा नहीं होता। आप टैक्स बेस को बढ़ाएं, प्रो बिज़नेस लेके आएँ, इससे जब बिज़नेस चलेगा इससे आम आदमी का भी फ़ायदा होगा, इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी विद इन द कंट्री, और ये आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती हैं। शर्तें लगाई हैं, सिम बंद कर दी जाएगी, अगर रजिस्ट्रेशन लोगों ने ना करवाई तो उनको बिजली के बिल कनेक्शन काट दिए जाएंगे। सर देखें, बात वही है ना, ये बहुत ज़्यादा आई थिंक एक कोर्सिव मेयर्स की ये बातें अभी से कर रहे हैं। ठीक है, हम तो हमेशा कहते हैं कि टैक्स बेस को बढ़ाएं, जो बंदे इसके अंदर आ रहे हैं, जो बंदे अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, जो नहीं करते उनके लिए डेफिनेटली पनिशमेंट होनी चाहिए, उनके लिए पेनल्टी होनी चाहिए। लेकिन ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, आप ये समझते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ लेके जाना चाहिए। और बात वहीं पे है कि आप टैक्स वैसे कानून और आइन के तहत कर भी नहीं सकते, फंडामेंटल राइट्स है, उनमें ये चीज़ें नहीं, आपको टैक्स नेट में नहीं है तो उसका कनेक्शन काट दें। नहीं, बात बिल्कुल आपकी सही है, ये फंडामेंटल राइट्स में आता है। ये प्रैक्टिकली वैसे भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो डेढ़ फट्टा लगा के बैठे हैं, उनको बिजली का मीटर भी नहीं लगा, उनका मीटर भी नहीं है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप उनको इमेजिन कर सकें जनरेटर पे चल रहे हैं, उनमें बिजली का बिल नहीं है, तो आप किस तरह कंसीडर करेंगे? यही सर इशू है, सबसे ज़्यादा इशू है कि हम किसी एक चीज़ को बेस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर बहुत सारा हमारा ये जो इंडस्ट्री है, इसमें सर हम क्या करते हैं कि हम जी इलेक्ट्रिसिटी को हम बेस बना लेते हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितनी है। अब कुछ सेक्टर्स तो ऐसे हैं जो डायरेक्टली उनकी प्रोडक्शन बेस करती है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर, लेकिन बहुत सारे हमारा सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की इवन आपको ज़रूरत भी नहीं है। आप तो जिसमें एक मतलब क्या कहते हैं कि एक छोटा सा या आपके मैक्सिमम आपका 5 से 6 हज़ार बिल होता है, लेकिन करोड़ों रुपए में आप बिज़नेस कर रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को देखा जाता है कि आप ज़रा ब्रॉडर सेंस में आप इन तमाम चीज़ों को देखें, और इसमें थोड़ी सी हफीज़ आबद साहब, अनवर साहब ने बड़ी अच्छी बातें की हैं। बजट में अमीर बंदे को इस दफ़ा वो हुकूमत कह रही है हमने टारगेट किया है, अशराफिया को टारगेट किया है। क्या आप समझते हैं वाकई अशराफिया को टारगेट किया गया है? इससे पहले भी हुकूमत साहब का हुकूमत जो गई है वो भी नारा लगाती रही है हमारे पास 2.5 करोड़ लोगों का डाटा है, ये भी हुकूमत नारा लगाती है हमारे पास 2.5 करोड़ लोगों का डाटा है। अशराफिया को तो पहले आप नहीं पकड़ सके, ये रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर देंगे, कनेक्शन ख़त्म कर देंगे, इन नारों से मुमकिन हो सकेगा ये चीज़ें मुकम्मल हो सकेंगी और वाकई अमीर को टैक्स नेट में लाया जा सकेगा? अच्छा, ये बड़ी वैसे मुतज़ाद बात है।
ये जो बात की गई कि अशराफिया को टैक्स में लाया गया, मैं समझ रहा हूँ ये रेसिप्रोकल टाइप एक चीज़ हो गई है। एक तरफ कोशिश की गई है बज़ाहिर फेस पे, जिस तरह आसिम साहब ने बताया कि वो जो टैक्स है वो 2% लगाया गया है जिनकी आमदनी एक सर्टन अमाउंट से ज़्यादा है और जिनके पास प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, अदरवाइज़ भी जो खाली पड़ी है, वेकेंट पड़ी है, तो कोशिश उन्होंने की है जो प्रॉपर्टी में भी जो पैसा है वो भी किसी तरह उस पर ज़्यादा टैक्स लगे और उसको ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है इसको करने की। लेकिन दूसरी तरफ वही जो अमीर आदमी है अगर इंडस्ट्री लगा लेता है तो वही अमीर आदमी एक बड़ी देर टैक्स की एग्जाम्पशन भी इंजॉय करता है और बड़े सारे टैक्स के बेनिफिट्स जो हैं वो भी लेता है। इवन आप देखें EPZ में इस दफ़ा के बजट में जो सेल्स टैक्स में प्रपोज़ल आई है वहाँ पे इंपोर्ट पे भी जो टैक्स है उनका वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। तो ये वाली जो सहूलियात हैं ये भी ज़ाहिर है अमीर आदमी के लिए ही हैं। अब ये दो चीज़ें हैं, देखें ना, गवर्नमेंट या तो कोई सख्त मैयर जो हैं वो लेने हैं या सख्त मैयर लेने हैं, तो अगर वो सख्त लिए तो जाते हैं 800 अरब 616 अरब को जो सब्सिडीज खत्म की गई हैं वो स्टेप तो सख्त लिए हैं, वो गरीब आवाम के लिए थे, अमीर के लिए तो नहीं थे। टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ कि टैक्सेशन में अगर उन्होंने ये मैयर लिए हैं कि आपके बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा और या वो उन्होंने डराने की कोशिश की है कि आपके साथ ये किया जाएगा, तो अगर वो भी ना करें तो लोग हम समझ सकते हैं कि हम पाकिस्तानी कौम, हम बहुत अच्छे लोग हैं कि हम फेयरली हम अपना टैक्स 50% ही करंट नोटिस आएगा कि जो आपने देगा उसको जेल भी हो सकती है, उसको फेयरली हम दे सके, हम 50% टैक्स भी फेयरली सारे लोग दे दें, अपना अपना जायजा लें, तो मैं नहीं समझता कि हम कर्जों से भी नहीं निकल, बट सारे हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जितने भी सारे कंज्यूमर पर था, आम आवाम तो दे रही है उसको। 64% सेल टैक्स के मध्य में टारगेट पूरे किए जा रहे हैं सर। आपकी बात ठीक है, बच्चे के पैम्पर से लेकर मरने वाले के कफन तक टैक्स का वसूल को यकीनी बनाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो देखें, जब आप उसकी रेशो ज़्यादा होगी, अबव 75 होगी, तो आप समझ लें कि हमारे विद होल्डिंग के टैक्स रेट बहुत ज़्यादा है, वो टैक्स जो है वो अमीरों और गरीबों दोनों से लिया जा रहा है। जी हाँ, ये इसका मतलब ये है कि गरीब तो चलो वो ज़्यादती उससे लेना, अमीर उससे फ़ायदा उठा रहा है। जी ठीक है, इसलिए वो जो इन्होंने जो थोड़े से मैयर लिए हैं, कोशिश की है कि जो अशराफिया है उसको इसमें स्पेसिफिकली बढ़ाया जाए, इन पे विद होल्डिंग्स और ये वाले टैक्सेस के अलावा भी, तो मैं समझता हूँ इसकी तारीफ़ की जानी चाहिए। ये एक अच्छा स्टेप है और बेसिकली टैक्स तो है ही डायरेक्ट टैक्स नहीं। बस आप देखें ना, जो टैक्स निज़ाम में डिस्क्रिमिनेशन है, पेट्रोल जो 40,000 तनख्वाह है जिसकी 10,000 वो भी 100 डलवाता है, वो अशराफिया बैठा है वो भी उतने का डलवाता है। अशराफिया के लिए वो टैक्स जो है ना वो मतलब वो उसका बेनिफिट है उसको विद होल्डिंग का, गरीब लोगों के साथ ज्यादती है। इसकी ज़ाहिर है टारगेटेड सब्सिडीज़ की जिस तरह बात की गई थी और उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, वो होना चाहिए था। हर मोटरसाइकिल वाले को पर्टिकुलरली इस पे सब्सिडी दी जानी चाहिए थी। अच्छा, आप साहब वैसे हुकूमत नारा लगाती है, ये बिजनेसमैन की हुकूमत है, स्टेक होल्डर की हुकूमत है, पाकिस्तान टैक्स बार की तरफ से भी, लाहौर टैक्स बार, गुजरात टैक्स बार, सबकी तरफ से बजट प्रपोजल भेजी जाती हैं। इस दफ़ा सिर्फ चैम्बर सिर्फ एक वाहद कह रहा है जो हमारी की कोई प्रपोजल मंजूर हुई हैं, वो जैसा CNSA का मुतालबा था वो ख़त्म कर दिया गया। बाकी आपको लगता है कुछ ऐसी प्रपोजल आपकी तरफ जो गई हैं दूसरी को हुकूमत ने कबूल क्यों, ये सिर्फ IMF की डायरेक्शन पे ही? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये प्रपोजल जो है ये सिर्फ CNIC के अलावा शायद ही कोई थोड़ी बहुत हो जो मंजूर हुई हैं। बाकी सारी जो तरमीम है कवानीन में वो देख रहे हैं कि जिस इशू पे गवर्नमेंट लीगली केस हार रही है हाई कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में, वो अगली दफ़ा कानून ही तब्दील कर देते, वो सेक्शन ही तब्दील कर देते हैं। मतलब आप पहली दफ़ा देखें कि सेल्स टैक्स एक्ट में पहली दफ़ा इस बजट में डिस्ट्रीब्यूटर की जो वो डेफिनेशन ऐड हुई है। अच्छा, इनकम टैक्स में अवेलेबल थी ये लेकिन सेल टैक्स में इंपोर्टर को भी फाइनल रिजीम में ले आए, कभी मिनिमम में ले जाते हैं, कभी फाइनल में ले आते हैं, मतलब वो देखे ना वो नॉर्मल में ले आते हैं। ये कंफ्यूज करने वाली बात है। पॉलिसी और डायरेक्शन जो है वो एक रहनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात ये है कि मईशत पे मैं समझता हूँ हुकूमत का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हाँ, सबका इत्तेफाक होना चाहिए। या मतलब मईशत जो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जाए, लेकिन मईशत का पहिया मईशत का पहिया जो है ना वो। अच्छा, आप इत्तेहादी हुकूमत एक नारा लगा के आई थी महंगाई को कम करके हम ये आवाम को रिलीफ देंगे, लेकिन इस बजट के बाद वाकई आपको लगता है आवाम
हमको हुकूमत रिलीफ दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, महंगाई फिर ऊपर जाएगी, फिर हुकूमत कहाँ खड़ी होगी। लेकिन ब्रेक से बात नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आप साहब। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, बाकी दोस्तों ने भी स्टूडियो में की कि ये हुकूमत ये नारा लगा के उनका ख्याल था कि हम आवाम को रिलीफ देंगे, ये भी था। लेकिन मेरा ख्याल है हम इस मौके पे आज 2.5 महीने बाद ये बोल रहे हैं कि उस वक़्त सूरत हाल इस तरह की लग रही थी ठीक 2 महीने पहले कि हम शायद डिफ़ॉल्ट बिल्कुल करने लगे हैं, और शायद एक हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद अल्लाह न करे हमारी श्रीलंका वाली परसेप्शन बनाई गई थी, परसेप्शन ये बनाई गई थी। और मैं समझता हूँ मीडिया ने बिजली बहरान जब नहीं था, या जिन भी सियासी पार्टियों ने या जिसने भी ये परसेप्शन बनाई, उन्होंने पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म किया और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की, और गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से आपका डॉलर का रेट भी बढ़ा, आपकी स्टॉक एक्सचेंज भी मुतासर हुई। कम अज़ कम खुदा के लिए, मतलब हमें आवाम को भी ये ज़रूर कहना चाहिए कि, और सियासी पार्टियों को, कि कम अज़ कम मुल्क पे यार ये ब्लेम गेम ना खेलें। मिसाक मुआशरत आसम जुल्फ़िकार साहब, हम टैक्स और अवाम में भी मिसाक मुआशरत का एक नारा लगाते रहे, तजावीज़ देते रहे, अब हुकूमत भी मिसाक मुआशरत का नारा लगा रही है। आप क्या समझते हैं, सियासत को मुआशरत से अलग करके बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं? सर देखें, इसमें किसी भी चीज़ पे देखें, इत्तफाक अगर करने की विल हो, इत्तफाक हो जाता है। बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स पे भी हो ही जाता है। आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रखना होता है तो आपका इत्तफाक हो ही जाता है। नैब का चेयरमैन है तो आपने रखना होता है, हो ही जाता है। सारी पोजीशंस पर हो जाता है, मीशत पर भी हो सकता है। आप किसी भी पार्टी से इंडिविजुअली पूछेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग मीशत ही देखना चाहता है। तो वो हर पार्टी को ये तो नहीं कह रहा कि मैं कमज़ोर देखना चाहता हूँ, सभी स्ट्रॉन्ग मीशत देखना चाहते हैं, सब पाकिस्तान को ऊपर देखना चाहते हैं। लिहाजा इस पर इत्तफाक होना, ये ट्रेड डेफिसिट, ये बजट खसारा, इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के कुछ नुक्तों पे इत्तफाक करना को बड़ा काम नहीं है। आसम जुल्फ़िकार साहब, ये भी बताइएगा कि हुकूमत ने अवामी सहूलियात की फराहमी के लिए जो सब्सिडीज़ दी हुई थी उनमें 816 अरब की कमी की है, और दूसरा महंगाई का एक तूफ़ान है। आप आने वाले वक्त को किस तरह देखते हैं और मुआशरत को किस तरह देखते हैं? क्या बेहतरी आएगी या फिर इससे भी ज़्यादा हालात ख़राब होंगे? ये जो वतीरा है कि हुकूमत पिछली हुकूमत को इल्ज़ाम दे रही है, तो क्या जो पिछली हुकूमत आई थी वो उससे पिछली को दे रही थी, उससे पिछली थी जो वो उससे पिछली को दे रही थी, और जब ये चले जाएंगे और कोई और आएगा तो वो इनको आके देगा। हमें पीछे बहुत बाज़गश भी थी, इस पे काम भी करने की ज़रूरत है। हमें सियासत को और मईशत को अलहदा करने की ज़रूरत है। मईशत में पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, पावर में कभी कोई आता है कभी कोई जाता है, लेकिन मईशत पाकिस्तान की मजबूत होनी चाहिए। हमें अपनी सियासत को इससे अलहदा करना चाहिए। पीछे वालों पे इल्ज़ाम लगाने की बजाय अगर कोई गलती है तो उसको सही करना चाहिए। सब्सिडी का नेमुल बदल सब्सिडी नहीं है, और सब्सिडी ख़त्म कर देना भी बिल्कुल, जिस तरह के हमारे यहाँ पे गुर्बत है, ख़त्म कर देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन हमें मुआशी नुक्तों के ऊपर हर पार्टी का एक एम्बिशन और एक मोटो होना चाहिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान और पाकिस्तान। आसम साहब, आखिर में ये बताइएगा कि इस बजट के बाद क्या मिनी बजट्स आ सकते हैं? दूसरा, पाकिस्तान में मुआशरत के मुस्तकबिल को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये जो आप मिनी बजट की बात करते हैं, ये ज़ाती तौर पे मैं बिल्कुल अपनी ज़ाती राय आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह हालात तेज़ी से बदलते हैं, इसमें मिनी बजट आना या आगे जाके बजट आना, इसमें बजाते खुद कॉन्सेप्ट में कोई बुराई नहीं है। अगर दुनिया में प्राइसेस चेंज हो रही हैं तो मुझे अपना बजट रिवाइज़ करना चाहिए, और अगर बेहतरी हो रही है तो भी मुझे अपना बजट रिवाइज़ करना चाहिए। लिहाजा बजट की रिवीजन में कोई बुराई नहीं है। इसको हम ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। बजट 2 दफ़ा अगर और आगे रिवाइज़ हो जाए या 3 दफ़ा रिवाइज़ हो जाए और वो पाकिस्तान के मफाद में हो, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आसम साहब, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद रिजवी साहब। आप साबिक़ निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, पैटर्न है लाहौर टैक्स बार के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। ज़ाहिद रिजवी साहब, ये वफाकी बजट 2022 और 23 को आप किस तनाज़ुर में देखते हैं? मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं ज़ाहिद रिजवी साहब। आप साबिक़ निगरान सूबाई वज़ीर ख़जाना हैं, पैटर्न है लाहौर टैक्स बार के, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। ज़ाहिद रिजवी साहब, वफाकी बजट 2022 और 23 को किस तनाज़ुर में देखते हैं? देखिए, इस बजट के बनाने में गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियां भी थीं।
क्योंकि बेसिस जो है इसका एक्चुअली ये IMF पे बेस्ड है और ये इसमें गवर्नमेंट के चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये ब्लेम करना गलत है कि उन्होंने साइन किया, इन्होंने किया, लेकिन ये एक चीज़ थी जो ये लोग मान गए थे और इसके लिए ज़रूरी था कि इनके पास फंड्स जो हैं लेने के लिए और अपने आप को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इनके लिए ज़रूरी था कि जो वो कह रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसलिए पहली चीज़ जो इस बजट में है इट इज़ बेस्ड ऑन IMF, लेकिन इसमें इस बजट में उन्होंने कोशिश की है कि थोड़ी सी रिलीफ देने की है और टैक्स पेयर्स को बढ़ाने के लिए जो ये बिजली के बिल से लिंक्ड छोटे बिजनेसमैनों को किया है, ये बहुत अच्छा इक़दाम है क्योंकि इससे उनकी सेल्स जो है वो डिटरमिन हो जाएंगी, बजाय कि महकमे वालों के हाथ में हो कि इन पे क्या टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। और बाकी इन्होंने कोशिश की है कि उसको रिलीफ दें, हालांकि इनकी बहुत लिमिटेशंस थी और पैसा इनके पास बहुत कम था। ये 2000 रुपया कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा फैमिलीज़ को देने से चलें कुछ तो कुछ रिलीफ देने की कोशिश की गई है। तो मैं ये कहूँगा कि इस गवर्नमेंट का ये बजट जो है इट इज़ लिंक्ड विद IMF, तो इसलिए इससे ज़्यादा आपको उम्मीद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये लिंक्ड है। और दूसरी बात ये कि इनके हाथ में जो है बहुत कम सरमाया है। अब कोशिश ये करनी चाहिए इस हुकूमत को कि जैसे कि हम बेस्ड एग्रीकल्चर हैं, तो एग्रीकल्चर में जो हमारी पैदावार है पर एकड़ 40 माउंट के करीब है, तो उसको इम्प्रूव करें। और इंडिया में और हर करीब वाले मुल्क में बहुत ज़्यादा है, तो ये इनको अपनी एग्रीकल्चर में लोगों को एडवाइस करना चाहिए कि आप उसको कपास को, राइस को, आजकल राइस की बड़ी डिमांड है बाहर, तो राइस को इम्प्रूव करें और उसकी काश्त करें। तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट जो है ये जो हालात हैं उनके मुताबिक है। जी बहुत शुक्रिया ज़ाहिद रज़ी साहब, आपने हमें टाइम दिया। अब साहब अभी ICAP के दोस्त हमारे इस बजट को होम्योपैथिक बजट बता रहे थे। चलो कैसा भी हो बजट तो बजट ही होता है। तो अब असल में क्योंकि बजट अभी पास होना है, आप क्या समझते हैं कोई ऐसी तजावीज़ जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है और वापस लेने की ज़रूरत है और उनको और ऐसी कुछ चीज़ें जो जिनको पास करने की? जी बिल्कुल, ये जो रैशनलाइज किया गया है हमारे जो रेवेन्यूज़ को आगे पीछे करके, उनमें मैं समझता हूँ कि जो सब्सिडीज़ हैं उनको मज़ीद बढ़ाना चाहिए, उनको वापस लेके आना चाहिए और दूसरे जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं उन पे कंट्रोल करना चाहिए। जो हमारे अदारे गवर्नमेंट के जो हमने मुनाफे के लिए तवक्को करके लिए बनाए थे उन पे हमें चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और उसके बाद जो भी हमारा बजट के बाद हम जिस तनाज़र से महंगाई बढ़ने की या हम लोग तवक्को करते हैं या गवर्नमेंट के पास अदाद शुमार हैं, उसका चेक एंड बैलेंस गवर्नमेंट को लाजमी तौर पे मार्केट में और इंडस्ट्री पे ज़रूर रखना चाहिए ताकि इस हद तक लावा ना फटे कि आवाम के लिए बिल्कुल सांस लेना मुश्किल है। अनवर अब्बास साहब, आप जिस तरह फरमा रहे थे टैक्स रेट बढ़ाने से टैक्स बेस नहीं बढ़ती, इंसाफ फराहम करने से तो टैक्स नेट बढ़ सकता है ना, टैक्स बेस को बढ़ाया जा सकता है ना। जी बिल्कुल, क्योंकि लोग खौफ की वजह से इस टैक्स नेट में शामिल नहीं होते। कोई है तजावीज़ आपके पास? देखिए सर, मैं एक बात करना चाहूँगा। इससे पहले मैं ये कहूँगा कि अभी आप एक क्वेश्चन कर रहे थे हमारे दोस्त से कि इस दफ़ा इलेक्शन में जो है वो ये बजट में अशराफिया को टारगेट किया गया है, अमीर लोगों को टारगेट किया गया है। ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि इस दफ़ा अगर आपने जी अगर इस दफ़ा अमीरों को टारगेट कर रहे हैं तो आज से पहले 75 सालों में क्या किया, गरीबों को लेके आए हैं। फिर एक वेल्थ टैक्स था अमीरों पे जिसको कहा जाता था। अशराफिया तो अभी आनी है, ठीक है ना, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अशराफिया को तो अमीर लोगों को तो अब आप लेके आ रहे हैं, ये आपकी स्टेटमेंट है, लेकिन इससे पहले कौन लोग थे जो पिछले आ रहे हैं? नहीं आएंगे अनवर साहब। 2.5 करोड़ लोगों का जो नारा था उनको हमारे पास डाटा है, अभी तक उनको नहीं ला सके। एमनेस्टी हर दफ़ा आती है, ऐलान किया जाता है, इसके बाद जो नहीं आएगा उसके बाद पूछा जाएगा। अब यही एमनेस्टी साहब को हुकूमत ने दी, हुकूमत इसको टारगेट कर लेती है, आपके टारगेट भी पूरे हो जाते हैं, IMF के पास जाने की जरूरत भी नहीं। देखिए सर, बात ये है कि ये जो डाटे की बात की जाती है ना, ये इससे पहली गवर्नमेंट जो थी उसने बड़े मैं समझता हूँ वाशिगाफ अल्फाज में कहा था। टैक्स निज़ाम में अनवर साहब को टाइम कम है, टैक्स निज़ाम में इंसाफ सर मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं सर एक बात कहूँगा कि शफाफियत लेके आई जाए। जो आम आदमी है, जो देखें अब हमारा जो शुमार है बीइंग अ नेशन, जो हम अपनी चैरिटी बेस पे अगर देखें तो हमारी जो कौम है वो सबसे ऊपर खड़ी है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द टैक्स,
वी आर नॉट रेडी टू पे द टैक्स। इसकी रीज़न ये है कि लोग समझते हैं हमारे साथ इंसाफ नहीं होगा, ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो बंदा टैक्स नेट में आ जाएगा उसको बार बार जो है वो फोकस किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। इसलिए ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंस है, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसके साथ साथ ये सारा मामला जो है ये मैं समझता हूँ सिस्टमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, एक बंदे को पता हो अगर मैं मुझसे ये कमिट हो गया, ये मुझसे रॉन्ग कमिट हुआ है तो मैंने अब ये करना है, ऑडिट आ गया तो ये करना है, ये सिस्टमेटिक हो सारी चीज़ें, ताकि लोग अपना वो जो जिम्मेदारी वो पूरी करें और उनमें कॉन्फिडेंस रहे, फियर जो है वो कम से कम हो। ठीक है, अगर हम चैरिटी दे सकते हैं तो हम टैक्स भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो वक्त है अब हम भी रियलाइज़ करते हैं, आप भी रियलाइज़ करते हैं कि कोई भी स्टेट जो है वो दैट कांट एग्जिस्ट विदाउट द टैक्स। अगर हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो मजबूत होगा तो हमें बार बार लोगों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये मजबूत तभी होगा जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे, जब आप लोगों को ये रियलाइज़ करेंगे कि अगर आप टैक्स नेट में आते हैं तो आपके साथ इंसाफ होगा। ठीक है, आप हमारे हीरो होंगे, क्योंकि ये जो बंदा टैक्स पे करता है बेसिकली ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये जो FBR है, ये दूसरे दायरे ऐसे उसके साथ ट्रीट करते हैं जैसे उससे आपने कर्ज लेना है, और वो लोग छुपते फिरते हैं। कोई शक नहीं। अच्छा आसम साहब, टाइम कम है सर। 9.2 टैक्स टू GDP के मुताबिक हम ये टारगेट अचीव कर पाएंगे? आप क्या लगता है? या जिस तरह डॉलर ऊपर बढ़ता जा रहा है, इंपोर्ट के जरिए हम टारगेट को पूरा रखने का अपना हदफ वो पूरा करेंगे? आपको क्या लगता है? कोई भी चीज़ आपस में कोरस्पॉन्ड नहीं कर रही। 9.2% टैक्स टू GDP रेशो, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, उससे हम टारगेट इतना 9,004 रुपये का खर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं है, वो तकरीबन 8,000 के करीब बनता है उस जी। ऐसे ही है, अगर आप जो इकोनॉमिक स्पेशलिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनकी अगर आप बात सुने तो वो आपको इस सिचुएशन में कहेंगे कि मुआशी तरक्की की रफ्तार को स्लो रखा जाए, सेट लोअर ग्रोथ टारगेट्स, ताकि आप लॉन्ग रन में इजीली आप उसको अचीव करें। और लॉन्ग देखें, जब किसी भी मैच में किसी ने सर्वाइव करना होता है तो वो शुरू में स्लो खेलते हैं। सेम इज़ द केस कि लोअर ग्रोथ टारगेट को सेट करें। अच्छा, एक तो ये बात होगी, मैं आपके सामने 2 नेशंस का जिक्र करूँगा। एक नेशन है बांग्लादेश और एक नेशन है इसराइल। बांग्लादेश का भी बजट अभी पेश हुआ है। बांग्लादेश में आप देख लें एजुकेशन का बजट क्या है और हेल्थ का बजट क्या है, और आप अपना एजुकेशन और हेल्थ का बजट ना होने के बराबर है वो तो। आपका एजुकेशन का बजट है सर, हेल्थ का बजट है 12 अरब और एजुकेशन का बजट है 6 अरब, और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर लें, ये बांग्लादेश का बजट है। सो यू कैन इमेजिन कि उनका विजन क्या है। ये तो आपका जो आपसे ही टूटा हुआ एक कंट्री है उसका एग्जैक्टली कम है, इसी वजह से दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपकी प्रायोरिटीज क्या बता रही हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री में से हम निकल के आज तक वो तरक्की पजीर ममालिक के साथ में शामिल हैं। हमारी यही वजह है, इंपोर्ट्स को बैन कर दिया, बट यू हैव नॉट इन्वेस्टेड इन कैपेसिटी बिल्डिंग, और ना आप अपने स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। द थिंग इज दूसरी चीज़ जो मैंने इसराइल के बारे में बताई, आप इंटरनेट पे जाइए, रिसर्च पढ़िए द स्टार्टअप नेशन के हिसाब से। द स्टार्टअप नेशन, उनको यही कहा जाता है कि वो बिज़नेस ओरिएंटेड हैं और इस वक्त रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, 8 मिलियन आबादी का एक कंट्री है छोटा सा, और उसको कहते हैं द स्टार्टअप नेशन। उनका स्टाइल आप चेक करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनका बच्चा जो है वो बिज़नेस माइंड रखता है, और वो इनोवेशन के ऊपर, लर्निंग के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर किस तरह से फोकस्ड है इस वक्त। और हमारे यहाँ इसका ओपोजिट है। आपने इंपोर्ट्स बैन कर दी, लोकल इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल कोई नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग कोई नहीं, लोकल सब्स्टिट्यूट्स कोई नहीं है। इस करंट सिनेरियो में अगर आप लोकल इन्वेस्टर को या लोकल मैन्युफैक्चरर को ये फैसिलिटी नहीं देंगे कि आप न्यू प्रोटोटाइप्स लेके आएँ, नए तजुर्बात लेके आएँ, नए आइडियाज़ लेके आएँ, हम आपको ये प्रिविलेजेस देंगे। आप देखें ना तो पावर सेक्टर में कोई नई इनोवेशन हो रही है। जब कभी कोई सुनने में आता है कोई नई इनोवेशन, कोई स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी का लेके आता है, उसके बाद उसका कोई पता नहीं होता वो कहाँ गया। ठीक है, कुछ अर्सा पहले जैसे आपने देखा कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसने कूड़े से बिजली बना के दिखाई और उसका प्रोटोटाइप था। द थिंग इज़ कि आपका वो फोकस नहीं है। इन द लॉन्ग रन यू डोंट वांट कि जी ये नेशन उस तरह से उठे, इनोवेशन में आए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आए, नई ऑप्शन सामने आए, और हम लोग इंटरनली स्ट्रॉन्ग हो। हमारा फोकस दूसरी चीज़ों के ऊपर है कि हम कॉम्बैटिंग एक्सपेंडिचर्स कर लें, नॉन कॉम्बैटिंग एक्सपेंडिचर्स कर लें, R&D को बिल्कुल भी ना करें, एजुकेशन को बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज अगर ये कॉम पड़ गई। आसम साहब आपको बहुत शुक्रिया, अनवर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आबद साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज खसूसी तौर पर हमने गुजरांवाले से दोस्तों को बुलाया था, अब्बद हफीज़ आबद साहब को, अनवर अब्बास अनवर साहब को। हम चाह रहे थे ये लाहौर के साथी हमारे साथ शामिल होते हैं टैक्स रिफॉर्म में, आज गुजरांवाले से स्पेशलिस्ट हमारे साथ शामिल, और आज उन्होंने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की। आबद हफीज़ आबद साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। सियासत से मुआशरत को अलहदा करना होगा, अलहदा होगी तो मुआशरत का पहिया चलता रहे। लॉन्ग टर्म पॉलिसी, शॉर्ट टर्म पॉलिसी के ज़रिए मुल्क को चलाया जाए, लेकिन सियासत का
इसमें कोई ताल्लुक़ ना हो मिसाल के मुआशत, जिसका हम टैक्स अवाम में पहले भी एक नारा लगाते रहे, हुकूमत भी अब नारा लगा रही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। दूसरा, हमारे जैसे अनवर साहब फरमा रहे थे, लोगों का एतमाद हासिल करें। हुकूमत को भी समझना चाहिए ये लोग बग़ैर सूद के अपनी कमाई से बग़ैर शराइत के आपको टैक्स अदा करते हैं, कोई शराइत नहीं रखते और ना को वापसी का मुतालबा करते हैं। IMF कर्ज़ लेने के लिए हमें कड़ी से कड़ी शराइत का सामना करना पड़ता है, उनकी माननी पड़ती हैं। लेकिन जो 6000 अरब रुपए का जो टैक्स ये अदा करते हैं लोग बग़ैर सूद के, बग़ैर शराइत के, इनका भी हुकूमत को ख्याल रखना चाहिए, उनके एतमाद को बहाल करना चाहिए। एतमाद बहाल होगा, टैक्स नेट भी बढ़ेगा, टैक्स बेस भी बढ़ेगा और ये टैक्स पेयर ही नहीं, ये खुशी भी महसूस करेंगे अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।